Hello everyone, welcome to Guru Mantra Siksha Ka Granth. Hopefully everyone is fine and doing good. So guys, I'm your educator Neha Taneja and we are continuing our PYQ series for CSI Net Life Sciences. And basically we will be deeply analyzing most important questions from different units that will be very helpful for you because you know very well कि PYQ analysis is the key factor, right? So abhi we will be discussing unit number 4th and shift 1. In case if you feel आपने ये यूनिट बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखी है तो ऑनेस्टली आप जो है ये सारे के सारे लेक्चर्स जो अपकमिंग लेक्चर्स हैं रिलेवेंट टू डिफरेंट यूनिट्स मेक श्योर आप लोग इनको अटेंड करें. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं सो मेक श्योर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें. कुछ सिंपल से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करनी है, सर्च में गुर मंत्र टाइप करना है, मेक श्योर स्पेलिंग करेक्ट हो एंड ज्वाइन कर लेना है सो दैट सारे अपडेट सारे लिंक्स आप तक पहुंचते रहें. अपार्ट फ्रॉम दैट आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको बहुत सारी फ्री कंटेंट क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है, ऑलरेडी प्रेजेंट भी है सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें. अपार्ट फ्रॉम दैट मुझसे कनेक्ट होने के लिए फेसबुक का भी लिंक गिवन है, वेबसाइट का लिंक भी गिवन है. यू कैन यूटिलाइज अकॉर्डिंग टू योर नीड. कमिंग डायरेक्टली टू सम रूल्स जो हर पेपर में अप्लाई आई गेस आई शुड से हर सेशन में अप्लाई होंगे तो मैं एक बार क्लैरिफाई कर देती हूँ. टोटल आप लोग ऑनेस्टली देंगे टेस्ट, कंसिडर एज योर लाइव टेस्ट. 16 मार्क्स का जो है यहाँ पर क्वेश्चंस हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी है तो एक गो में मैंने सारा कंप्लीट नहीं किया है. नेगेटिव मार्किंग अकॉर्डिंग टू CSIR. अपने पास पेन एंड नोटबुक रेडी रखें, टाइम बाउंडेशन है. अगर एक्स्ट्रा टाइम मुझे लगता है तो आई विल बी टेलिंग यू आप एक्स्ट्रा टाइम ले लीजिएगा. अपने साथ ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है सो दैट एक सही एनालिसिस आपका खुद का हो सके. एंड मेक श्योर अपना टोटल स्कोर ज़रूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में आफ्टर कंप्लीटिंग द टेस्ट. ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, लेट्स स्टार्ट. ये सिलेबस है यूनिट नंबर 4 का जो आपका CSR में गिवन है एंड आई लाइक स्ट्रांगली फील आप किसी भी यूनिट को प्रिपेयर करते हो या उसका कुछ भी एनालिसिस करते हो तो यू शुड बी हैविंग एन आइडिया कि वहाँ से किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं. तो होस्ट पैरासाइट इंटरैक्शन, सेल सिग्नलिंग, डिफरेंट पाथवे, सेल कैसे कम्युनिकेट करता है, कैंसर बायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी मेजर पार्ट्स हैं जो यूनिट 4 में हमें दिए गए हैं. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के पहले क्वेश्चन के साथ. First question is there in front of your screen everyone and you have 2 minutes to solve this question. Make sure timer का आप लोग ध्यान रखें because time management is the key. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, एक एक ऑप्शन को देखिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि आंसर जो है वो क्या होना चाहिए एंड फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड यू कैन डू द फर्दर एनालिसिस. The cytoplasmic domain of the receptor of which of the following proteins does not function as tyrosine kinase? मेक श्योर अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना भी ना भूलें बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी. All right, time is about to over everyone.
चलिए, विद एक्सप्लेनेशन इसका करेक्ट आंसर हम देखते हैं. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज असाइलोग्लाइकोप्रोटीन. असाइलोग्लाइकोप्रोटीन का रिसेप्टर आप देखते हैं वो बेसिकली एक लेक्टिन है. लेक्टिन मतलब एक ऐसा प्रोटीन जो ओलिगोसेक्राइड चेन्स के साथ बाइंड करता है. एंड यूजुअली जो आप हिपैटोसाइट्स देखते हो, लीवर सेल्स देखते हो, उसके ऊपर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ये रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होता है. कुछ भी अगर मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ उसको आप पेन डाउन ज़रूर कीजिए, क्योंकि रिपीटेड फॉर्म में चीज़ें जो हैं वो आएंगी. अगर आपको अच्छे से चीज़ें पता है तो आप आगे भी बहुत आराम से कर लेंगे. एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, पीडीजीएफ एंड इंसुलिन, सभी के रिसेप्टर्स के पास हम देखते हैं टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी जो है वो प्रेजेंट है, एक्सेप्ट द वन दैट इज असाइलोग्लाइकोप्रोटीन. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आरटीके शो है, एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन है, एंड अगेन जो है साइटोसोलिक डोमेन है जहाँ एंजाइमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट है. मोनोमर फॉर्म में यूजुअली प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही लाइगेंड जो कि यूजुअली ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं आरटीके के केस में, इंसुलिन भी है, हार्मोन भी हो सकता है, दे बिकम डाइमर, मोस्टली डाइमर होते हैं, मल्टीमराइज भी हो सकते हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आकर डाइमर फॉर्म बनाते हैं. एंड आरटीके एक्टिविटी, टायरोसिन कैटालिटिक एक्टिविटी काइनेज की एक्टिवेट होकर टायरोसिन रेसिड्यू पर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करती है. इट कैन बी ऑटो फॉस्फोरिलेशन ऑल्सो एंड इट कैन बी क्रॉस फॉस्फोरिलेशन ऑल्सो. सो होपफुली ये क्वेश्चन आपका सही हुआ होगा. 2 मार्क्स आप ऐड कर सकते हैं इफ यू आर करेक्ट, अदरवाइज 0.5 डिडक्ट कीजिए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेटली. ऑलराइट, टाइम स्टार्ट्स फॉर द क्वेश्चन एवरीवन. क्वेश्चन जो आप कनेक्ट कर सकते हैं वो होस्ट एंड पैरासाइट से कर सकते हैं. कंसेप्ट भी सुनते जाइए साथ साथ कि कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन बिलोंग कर रहा है, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ फिलारिसिस. फिलारिसिस नाम की बीमारी का कॉजेटिव एजेंट क्या है? दैट इज व्हाट यू नीड टू फाइंड. थिंक फॉर अ while, eliminate odd option, try to recall everyone, and if you don't know, make sure negative marking भी है, इस चीज का भी आप ध्यान रखें. टाइम मैनेजमेंट प्लीज 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 बहुत अच्छा रखिएगा. दैट इज वन ऑफ द मेजर की. दैट्स वाई यहाँ पर मैंने हर क्वेश्चन के साथ टाइमर आप लोगों को दिया है. सो मेक श्योर. ऑल राइट एवरीवन, टाइम इज अबाउट टू ओवर. होपफुली सभी ने कर लिया है, कुछ बेसिक भी याद आ रहा होगा. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. जिसने भी डी मार्क किया है, he or she can add 2 marks. सी, अगर हम फिलारिसिस की बात करते हैं तो ये एक, आप देख सकते हैं लेडी को फिलारिसिस हो रखा है, यहाँ पर शो किया गया है. एक ट्रॉपिकल पैरासिटिक डिसीज है जो लिम्फ नोड्स को और लिम्फ वेसल्स को इम्पैक्ट करती है, एंड बेसिकली इन्फेक्टेड मॉस्किटोज के द्वारा ही ये स्प्रेड होती है. राइट यहाँ पर विचेरिया बेनक्रॉफ्टी, आपको याद होगा, आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा. दैट इज अगेन वन ऑफ द मेन रीजन कॉजिंग राउंड वॉर्म, जिसकी वजह से जो है वो होता है. सो विचेरिया बेनक्रॉफ्टी तो हमको गिवन ही नहीं था. ब्रूगिया हमें गिवन था. दैट वाज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऐसे 90% रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो विचेरिया बेनक्रॉफ्टी की रहती है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एजेंट रहता है.
यहाँ पर एक लाइफ साइकिल भी दे रखी है जो जस्ट फॉर एन एक्स्ट्रा पर्पस नॉलेज आप पेन डाउन कर सकते हैं विथ स्टेप्स। कौन सी स्टेप डायग्नोस्टिक स्टेज है, वो भी कि कहाँ कैसे पता चलता है कि इस तरीके का इन्फेक्शन है, एंड डेफिनेटली पेनफुल रहता है। एंड अगर हम कंसेप्ट के बारे में बात करें, दैट इज होस्ट एंड पैरासाइट, तो देखिए बहुत बड़ा डोमेन है, मतलब वास्ट डोमेन है, बहुत डिफरेंट टाइप के पैरासाइट्स हैं, होस्ट हैं। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा इम्प्रूवमेंट और अच्छा मार्क्स गेनिंग आपको इस टॉपिक में मिलेगा। चलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑलराइट, सो ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए आई विल बी गिविंग यू 1 मिनट, चाहे टाइमर चलता रहे, डजेंट मैटर, बिकॉज दिस इज अ सुपर इजी क्वेश्चन। Tumors are generally classified by, and you have 4 options for that. Cancer biology is the concept जिससे आप इस क्वेश्चन को जो है वो रिलेट कर सकते हैं। Every one of you try to eliminate the odd option and get the right answer. It's super duper easy. Last 10 seconds everyone. Alright, time over, time over. The correct answer for this question is option number D. Tumors can be cancerous, but always that is the case, that is not necessary. ट्यूमर्स को क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वायरसेस? नो। जिन पर्सन ने उसको डिस्कवर किया? नो। वो कितना फैल सकते हैं, मेटास्टेटस प्रॉपर्टी रखते हैं? नो। या उनका ओरिजिन कहाँ से? यस, द टिश्यू और द सेल ऑफ ओरिजिन की बेसिकली इसी की हेल्प से ही हम जो है ट्यूमर्स को क्लासिफाई करते हैं। एक मास्टर टेबल आप लोगों के सामने है जो आई जस्ट वांट कि आप लोग पेन डाउन कर लें। टाइप्स ऑफ टिश्यू: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू, न्यूरोनल टिश्यू। अगर बेनाइन ट्यूमर है मीन्स वो फैल नहीं रहा है, अपने एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही स्प्रेड हो रहा है, थोड़ा सा स्लो ग्रोथ है, इस तरीके से नाम दे दिया जाता है। लेकिन अगर मेलिग्नेंसी रखता है, फैलाव रखता है एक जगह से दूसरी जगह, तो यहाँ पर हम कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा नाम देते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यूज आप लोगों ने नाम ये काफ़ी बार सुने होंगे। सार्कोमा, सार्कोमियर, मसल टर्म्स आ रही हैं। न्यूरोनल, ग्लियोब्लास्टोमा, मैननग्लियन सार्कोमा, दीज आर सम ऑफ द टर्म्स जो इस्तेमाल होती है। तो ऑन द बेसिस कि कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, किस तरीके की टिश्यू की इन्वॉल्वमेंट है, उसके बेसिस पर जो है चीज़ें या नाम जो है वो दिया जाता है। चलिए +2 and 0.5 अकॉर्डिंगली एवरीवन। मैं कहूँ या ना कहूँ, आप लोग प्लीज इस चीज को, प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा टिल द सेशन गेट ओवर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन। A breakthrough in cancer therapy is expected where T cells are taken from a patient, are modified in the lab to attack cancer cells before reinfusion in the patient. इन टी सेल्स को क्या कहते हैं? सुपर इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए भी 1 मिनट काफी है। प्लीज फोकस एवरीवन।
All right, your time is over, everyone. The correct answer for this question is option number B. काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल. आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हमने कैंसर बायोलॉजी पर भी कोर्स किया था, ठीक है, एंड वहाँ पर हमने कार्ड थेरेपी के बारे में डिस्कस किया था. स्पेसिफिकली टी सी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स आर द वन जो कि कैंसर के इलाज में काम आते हैं. तो एक बार थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं. प्लीज पेन डाउन बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थेरेपी. ऑलराइट, सी यहाँ पर क्या किया जा रहा है. बेसिकली पेशेंट जो है कैंसर पेशेंट, वहाँ उसके ब्लड से टी सेल लिए जा रहे हैं, ठीक है. ऑब्वियसली जब कैंसर होता है तो एक पर्सन जो है इम्यूनोसप्रेसिव हो जाता है, उसकी खुद की इम्यूनिटी, इम्यून सेल्स इतना परफेक्टली काम नहीं कर पाते. दैट्स वाई लेबोरेटरी पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देने पड़ते हैं, जिसमें से एक थेरेपी कार्ड थेरेपी भी है. अब लैब में क्या किया जा रहा है, स्पेसिफिक एंटीजन रिसेप्टर्स को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है टी सेल्स में. आप सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में चेंज देख सकते हैं, सॉरी स्टेप में चेंज देख सकते हैं. यहाँ डीएनए मॉडिफाई किया जा रहा है एंड यहाँ पर रिसेप्टर्स लाइक काइमेरिक फॉर्म में ऐड किए जा रहे हैं. इसके बाद इसके क्लोन्स बनाए जाते हैं, बिकॉज एक सफिशिएंट नहीं है, मल्टीपल क्लोन्स जो हैं वो बनते हैं, हार्वेस्ट होते हैं लैब में. जब तक पेशेंट को ये चीज़ नहीं दे दी जाती है, वापस से ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर दी जाती है, तब तक थोड़ा सा इम्यूनोसप्रेशन जो है पेशेंट में बना रहता है. बट वंस these engineered T cells are being infused back into the patient, पेशेंट बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है स्पेसिफिकली कैंसर सेल को किल करने में. सो होपफुली आप लोग स्टेप्स लिख लेंगे. इन केस अगर आपने नहीं देखे थे पहले, इम्पॉर्टेंट थेरेपी है, कैंसर बायोलॉजी में से सवाल आता है, चाहे 2 में आए चाहे 4 नंबर में आए, आप लोगों को करना है. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेटली. ऑलराइट, इस क्वेश्चन के लिए भी 1 मिनट काफ़ी है, डेफिनेटली काफ़ी है. एंड ये क्वेश्चन आपका रिलेट होता है यूनिट नंबर 2 से भी, राइट. सेल साइकिल रेगुलेशन इज द कंसेप्ट हियर. एंड सेल बायो एंड सेल कम्युनिकेशन सिग्नलिंग हम ऑब्वियसली मर्ज करके पढ़ते हैं, है ना. सेल बायो की अच्छी नॉलेज है तो सिग्नलिंग की भी अच्छी नॉलेज है. तो आई गेस बहुत क्विकली आप कर लेंगे. आप लोगों के पास ट्रिक भी है जो आप लोगों को सिखाई गई थी, प्लीज़ फोकस कीजिए. Alright, hopefully it is done. The correct answer, this is a very straightforward question. Cell cycle regulation is the key point and cancer में भी ज़रूरी है उस चीज़ को करना. S phase में अगर सेल मूव कर रहा है, G1, G1 to S, S to G2, G2 to M and then divide. S phase में मूव कर रहा है तो कौन से प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस काम करेंगे? We know that CDKs are enzymes, enzymes are proteinous in nature, cyclins are again the regulatory protein. तो अगर आप S phase की बात करते हो तो वहाँ पर cyclin E in mergence with CDK2 is working. जस्ट टू हेल्प योर सेल्फ आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं. वैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक ट्रिक भी बताई हुई है. इसी चैनल पर आपको सेल साइकिल रेगुलेशन में सेल बायो की लिस्ट में, प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से कर लीजिए. अभी फ़िलहाल हमसे जो है ये पूछा था
कि अगर प्रोग्रेशन करना है, राइट, अगर जीवन से एस में स्विच करना है तो हमें क्या चाहिए, एंड बाकी सब में से करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। साइक्लिन ई CDK2 को आप देखते हो कहाँ पर मिलता है, एट द एंड ऑफ G1 आप देखते हो, राइट, और एस फेज में स्पेसिफिकली आप साइक्लिन ए और CDK2 देखते हो। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी ध्यान से पढ़िए कि एग्जामिनर क्या जानने की कोशिश कर रहा है, राइट, रेदर देन ब्लाइंडली आंसरिंग, मेक श्योर ध्यान से चीजों को करें। +2 and 0.5 respectively. Moving to the next question. All right, please focus everyone. Again a question you can connect with host and parasite, yes, and again with the immunology also. दोनों चीज़ों का एक मर्ज कंसेप्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं। टेक योर फुल टाइम एंड ट्राई टू आंसर। होपफुली आप लोग एलिमिनेट कर पा रहे होंगे ऑड ऑप्शंस, क्योंकि इन्फ्लुएंजा के इन्फेक्शन के बारे में बहुत कुछ पूछा जाता है। वेरी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। कई बार मैच द कॉलम फॉर्म में आता है, कई बार इस तरीके से आता है, एंड क्वेश्चन होपफुली समझ में आ गया होगा। द पॉपुलेशन दैट इज एट हाइएस्ट रिस्क अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन शुड बी इम्यूनाइज्ड एनुअली। क्यों, वाई, व्हाट इज द रीजन कि एनुअली जो है इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए ये चीज़ें होनी ही चाहिए। टाइम ओवर हो चुका है आप लोगों का, एंड होपफुली यू गॉट योर आंसर। पहला ऑप्शन है क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस अपना सरफेस एंटीजन बहुत जल्दी चेंज कर लेता है इसलिए, उसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत छोटा है इसलिए, या फिर इट हैज़ अ रीजनेबली लॉन्गर इंक्यूबेशन पीरियड गिविंग मेमोरी बी सेल्स टाइम टू रिस्पॉन्ड बाय प्रोड्यूसिंग हाई लेवल ऑफ सीरम एंटीबॉडी। अगर ये रीजन होता तो क्यों इतना फ्रिक्वेंटली चीज़ें देने की कोशिश होती। बी और सी दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शंस थे, यहाँ पर सोचना था आपको। Repeated immunization interferes with the differentiation of plasma cells from memory cells, thereby decreasing level of neutralizing antibody. Is that the reason? The correct answer is option number B. B option is the correct answer. अगर आप एक एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड लेते हैं फॉर द फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस तो वो 2 दिन का होता है। यानी कि अगर किसी को इन्फेक्शन है तो वो 2 दिन में सिम्टम्स डेवलप करना शुरू कर देगा, चाहे वो एक खुद अनहेल्दी पर्सन हो या वो किसी के कांटेक्ट में आया हो। सो इतना टाइम नहीं मिलता है कि मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट किया जाए, इसलिए वैक्सीनेशन जो है वो एनुअली लेना पड़ता है। Since the influenza virus has very short incubation period, the population that is at highest risk against influenza infection, उनको वैक्सीनेशन एनुअली एंड अ पर्टिकुलर टाइम के बाद लेना जरूरी है। +2 and 0.5 respectively. Moving to the next question straightly. All right, एक ऐसा सवाल जो पता नहीं कितनी बार आया है। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम मैच द कॉलम में आता है। आप लोग एक चीज़ ये भी देखने की कोशिश कीजिए कि कंसेप्ट्स बार बार रिवाइज हो रहे हैं, मीन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सेल एडिशन मॉलिक्यूल से ये क्वेश्चन है, यू जस्ट हैव टू मैच, राइट। 1 से 2 क्लू भी मिल जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, एंड आई नो यू विल बी एबल टू डू इट परफेक्टली। सेक्शन सी का सवाल है, गलती मत कीजिएगा।
ऑलराइट एवरीवन, लास्ट 20 सेकेंड्स आर रिमेनिंग एंड होपफुली आप लोगों ने ये कर ही लिया होगा। एंड जिन भी स्टूडेंट्स ने कर लिया बिफोर टाइम, ऑलवेज मेक श्योर टू क्रॉस चेक योर आंसर एवरीवन। ऑलराइट, प्लीज स्टॉप, योर टाइम इज ओवर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। सबसे बड़ा क्लू, सबसे कॉमन चीज जो बहुत बार पूछी जा चुकी है, इंटीग्रिन। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, अल्फा बीटा सब यूनिट यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट, एंड बाइंड्स टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रोटीन, राइट। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स प्रोटीन से जो है वो बाइंड करता है ये चीज, यू नो दैट वेरी वेल। इसके अलावा सी का 4 जो था हमारे 2 ही ऑप्शंस में था, बाकी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाने थे। नाइडोजन इज ऑल्सो द वेरी कॉमन वन, जो एक प्रिंसिपल स्ट्रक्चरल प्रोटीन है बेसल लेमिना का। आपने काफ़ी बार डायग्राम्स में भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिब्रोनेक्टिन की अगर हम बात करते हैं, एक हाई मॉलिकुलर वेट प्रोटीन है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स का, इसके ऊपर भी काफ़ी सवाल आते हैं। In human genome, one gene of this protein is present, but many different isoforms are there due to alternative splicing. This can also be the answer. Vimentin is also very common, जो बहुत बार पूछा जा चुका है। एक इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन है, जैसे कैरेटिन है, इसी तरीके से, जो टिपिकली एपिथेलियल और मीजनकाइमल मल्टीपोटेंट सेल्स में एक्सप्रेस होता है। अब देखिए, यहाँ पर आंसर करना ही इज नॉट द मेन थिंग। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इस चीज को नोट्स में भी पेन डाउन कर लें, क्योंकि जितनी बार मैच का कॉलम्स आए हैं, अलग अलग बातें देखने को मिली हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, बी का ये जो 1 है, ये पहली बार इस तरीके का ऑप्शन आया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता। सो मेक श्योर आप PYQ से नोट्स भी बनाएं, सो दैट इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो गाइज, ऑप्शन नंबर 3 वॉज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं जो पीछे मैच द कॉलम में भी दिए हुए हैं। सेल सिग्नलिंग की जो क्लासेस यहाँ पर फ्री सेशंस मैंने लिए हैं, वहाँ पर सब कुछ मेंशन है विद डायग्राम्स, आप पेन डाउन कर सकते हो, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो सेल कम्युनिकेशन एंड सिग्नलिंग की। सो होपफुली काफ़ी कुछ सीखा होगा, एनालिसिस किया होगा। बहुत कुछ हम अभी करने वाले हैं, बहुत सारी यूनिट्स के लिए। सो मेक श्योर आप चीज़ों पर फोकस बनाए रखें एंड ध्यान रखें। हार्ड वर्क्स ऑलवेज पे ऑफ। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, मेक श्योर उसको कर लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगी। एंड इफ़ यू वांट मोर सेशंस, या किस टॉपिक पर आपको सेशंस चाहिए, एनीथिंग यू वांट, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, सी यू सून अगेन, थैंक यू।